पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन अभी तक मुतनाज़े हैं, जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जहां इलेक्शंस की कानो कान खबर तक नहीं होती, जैसे कि उज़्बेकिस्तान में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बतौर खुसूसी मुबस्सिर मदऊ किया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के दौरान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उज़्बेकिस्तान के मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात को भी सराहा और पोलिंग अमले की कारकर्दगी को काबिल तारीफ करार दिया। एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुकी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं, वो दूसरे ममालिक में इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए बतौर खुसूसी मुबस्सिर शिरकत कर रहे हैं। यहाँ एक और आपको बात और एक फैक्ट जो है वो शेयर करते चले। पाकिस्तान के हालात के साथ एक मुमासलत ज़रूर नज़र आती है उज़्बेकिस्तान में। इलेक्शन से कबल आईनी तरमीम करके नए कवानीन के तहत और नए इंतखाबी एक अमल के निज़ाम के तहत वहाँ बुनियादी हुकूक को महदूद करते हुए पार्लिमानी इलेक्शंस करवाए गए। अब जबकि हम 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त सुन रहे हैं और ये हुकूमत को क्यों लानी पड़ रही है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा हैं आप पिलडैट के। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल तो आपके इस आर्टिकल के आखिर में ही जो आपने इस 26 अमेंडमेंट का जायजा लेते हुए आपने जो और हमें जो तासुर मिल रहा था कि ये अमेंडमेंट शायद केसेस की पेंडेंसी को देखते हुए ये लेकर आई जा रही है 26वीं आईनी तरमीम, आप इसे किस तरह से सर देखते हैं? और आपने जो अपने आर्टिकल के एंड में जो एक सवाल आपने रेस किया है कि विल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस यूज द न्यूली एक्वायर्ड पावर्स मैच्योरली एंड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और अलाउ पर्सनल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस टू कलर देयर जजमेंट्स, आप इसका क्या जवाब देंगे अहमद साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए तो ये तरमीम नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। ये तो कुछ पॉलिटिकल मकासद थे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के अलाइड पार्टीज के। वो महसूस करते थे कि अदम तहफ़्फ़ुज़ था उन्हें कि ये जो अदालत है उनके खिलाफ कोई ऐसे फैसले भी ले सकती है जो उनके सियासी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे अपनी पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ हुआ है। अब जो आपने फौरी तौर पे तो उनके मफादात महफूज हो गए हैं, यानी वो जिस किस्म के जिन जजेस को नहीं चाहते थे कि वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आए, चीफ जस्टिस बने, वो नहीं बन सके और उन्होंने एक ऐसे जज साहब को बना दिया चीफ जस्टिस जिनके बारे में वो निस्बतन ज्यादा महफूज तस्वर करते थे। अगरचे उनका ख्याल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जज जब इंडिपेंडेंट होता है, वो जब जज बन जाता है तो जिस तरह माजी में तजर्बे किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कि किसी एक आदमी को लगा दो जो उनकी शायद मर्जी के मुताबिक चले, कोई नहीं मर्जी के मुताबिक चलता, लोग इंडिपेंडेंट होते हैं उसी तरह चलते हैं। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में उनका ख्याल है कि वो ये मकासद इस तरह से पूरे कर लगे, शायद कर लेंगे कि वो अपनी मर्जी के जजेस को एलिवेट करेंगे, अपनी मर्जी के जजेस को इंडक्ट कर लेंगे। ये मैं समझता हूँ बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी अगर उन्होंने अपनी मर्जी के, यानी अपनी पर्सनल मर्जी के और अपनी सियासी पार्टियों के फायदे के लिए किया। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है आइंदा आने वाले दिनों में देखने का। बट अहमद साहब, इधर एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से मुतालिक नाम नॉमिनेट किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी इस नॉमिनेशन को, आपके ख्याल में, और बड़ी चेमगोइयां इस हवाले से भी हो रही है गुज़िश्ता हफ्ते से कि शायद गवर्नमेंट वाज रादर सरप्राइज और रादर डिसअपॉइंटेड कह लीजिए, आपको लगता है कि ऐसी ही बात है, हुकूमत जो है वो नहीं समझ रही थी, या हुकूमत को परहैप्स ये भी लग रहा था कि शायद उसके अकॉर्डिंगली और उसके एक फॉलो अप में हमें रेजिग्नेशंस भी कुछ नजर आ जाएंगे? देखिए, हुकूमत तो डिसअपॉइंटेड नहीं हुई होगी, क्योंकि हुकूमत, अगर ये याया अफरीदी साहब इनकार कर देते तो बावजूद इसके कि बहुत से लोग इस बात को सही नहीं समझ रहे, वो बॉल फिर मंसूर अली शाह साहब के कोर्ट में चली जाती और फिर उनको मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ता। नॉट अ फोर्थ जज, नॉट द फोर्थ जज,
ये दोनों इनकार कर देते तो फिर फोर्थ जज के पास जाते। देखिए ये शुरू की जो तरमीम के अल्फाज थे वो जरा डिफरेंट थे, लेकिन जो आखिर में जो नोटिफाई हुई है तरमीम उसमें बहुत वाजे है कि अगर ये तीनों में से कोई एक इनकार कर देता है तो फिर पहले इन तीनों में से जो बाकी दो होंगे उनके पास जाया जाएगा। राइट। अगर ये तीनों इनकार कर देंगे तो फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह चलेगा। बट उन्होंने आते के साथ ही अहमद साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की, डू यू थिंक कि हुकूमत के लिए वो एक सरप्राइज होगा? नहीं, उसका इंतजाम देखें उन्होंने कुछ इस तरह से तो कर लिया है ना कि ये अब सुप्रीम कोर्ट जिसके वो बेंच बनाएगी वो कमेटी, वो तो बुनियादी तौर पे उन बेंचेस उन केसेस के बारे में होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे जी। तो इसलिए कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। जो असल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी तो तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा, तो उसमें तो जाहिर है उनकी अपनी नुमाइंदगी है, बल्कि शायद अक्सरियत भी हो। ये हफ्ते का आगाज कैसा नजर आ रहा है जब फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की बुलाई जाती है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज मुल्क में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस को असेस करती है ये मीटिंग। इसमें डिस्पोजल ऑफ केसेस पर फोकस किया जाता है एंड विद स्पेशल फोकस ऑन मेजर्स टू रिड्यूस केस बैकलॉग और जुडिशल एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए, जिसमें इंट्रोड्यूस भी किया जाता है एक न्यूली डिवाइस 1 मंथ का प्लान जो कि बेस्ड है ऑन केस मैनेजमेंट प्लान 2023, जो कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रिपेयर किया और उन्होंने खुद भी एडिशनल कुछ सजेशंस, कुछ मेजर्स जो है वो भी इस मीटिंग में उन्होंने सजेस्ट किए। सो आपको ये कितनी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आ रही है? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब के जो एक यूनिटी एक लैक करती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके चलने के लिए ये मैसेजिंग कैसे आप देख रहे हैं? ये बहुत खुशाइंद बात है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने अपने दिन का अपने टर्म के आगाज में ही फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है और उनके मशवरे के साथ आगे चलने का फैसला किया है। और ये भी बहुत खुशाइंद बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मुल्क में नहीं थे और उनके पास बड़ा माकूल जवाज था कि वो शरीक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ट्रैवल के दौरान वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। मंसूर अली शाह साहब हमारे इंतहाई काबिल और ज़हीन और विजनरी जजेस में से एक है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे यहाँ पे जो बहुत सी इस्लाहात मुतारफ कराई थी, मेरे ख्याल है उनके मशवरे अगर याया आफरीदी साहब को हासिल रहेंगे तो वो कोर्ट का मुस्तकबिल में शानदार देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। रात की तारीखी में ये आइन साजी कर रहे हैं और आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, सो ये 27वीं आईनी तरमीम भी आपको नजर आ रही है इसी तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए? नहीं, मेरे ख्याल में 26वीं के बारे में तो उनके पास एक डेडलाइन थी, वो उन्हें काजी फायज ईसा साहब की चीफ जस्टिसशिप के दौरान ही करनी थी, नए चीफ जस्टिस के आने से पहले, इसलिए उनके पास एक बहुत टाइट डेडलाइन थी। लेकिन 27वें के बारे में ऐसी कोई मजबूरी उनकी नजर नहीं आती मुझे, तो इसलिए 27वें के बारे में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए उनके पास टाइम होगा। बट अहमद साहब, स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं? जब वो खुद और गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात का बरमला इजहार किया कि रिजर्व सीट से मुतालिक जो है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डिसीजन का इंतजार करेंगे बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। सो स्पीकर साहब का रोल पर आप क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, स्पीकर साहब की पोजीशन वही है जो उनकी पार्टी की पोजीशन है, बल्कि उनकी कोalition की पोजीशन है। देखिए, इस बारे में अब काजी फायज ईसा साहब का जो नोट आया है उसने मजीद रीइंफोर्स कर दिया होगा स्पीकर साहब को और PMLN की पोजीशन को जी। इसलिए वो तो, और मेरा ख्याल में इसने इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को भी शायद इन्फ्लुएंस किया। बट अहमद साहब, एज वी स्पीक आज PTI की तरफ से ये पिटीशन दायर भी की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, और यही 12 जुलाई के वर्डिक्ट पे की नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे। सो आपको लगता है कि वो उसका कुछ हो नहीं सकता, या इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑल्दो के जजेस के पास पहले तो कहा जाता था इस आईनी तरमीम से पहले के बड़े पावर्स है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको होता हुआ उस तरफ बढ़ती हुई कोर्ट नजर नहीं आ रही? मेरा नहीं ख्याल जी कि अब देखे ना, अब तो ये मामला जब उन्होंने तौहीन अदालत के लिए डाला है
तो ये कौन सा बेंच इस बात को सुनेगा? और वो बेंच तो अभी तश्कील नहीं पाया। मोस्ट लाइकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अभी तश्कील नहीं हुई। जब वो तश्कील हो जाएगी तो उसके मुताबिक हम लोग तो अब काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फिर फैसला क्या होगा। तो अगर इसको तौहीन अदालत ना समझा जाए तो अंदाजा लगा लेते हैं लोग। तो अभी वो बेंच जब तश्कील होगा तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। राइट, बट अहमद साहब, स्पीकर साहब ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज भी नहीं, यानी कि स्ट्राइक डाउन, उनका कहने का मकसद है कि स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब डज नॉट हैव दोस पावर्स व्हिच इट यूज्ड टू एंजॉय, वो अब स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकेगी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन कोई भी? मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास पहले भी ऐसी पावर थी, पहले भी वो ज्यादती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हमारा आइन बहुत वाज़ेह है कि एक तो ये कि अमेंडमेंट करने के बारे में कोई लिमिट नहीं है। वो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल इससे रेलेवेंट है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक बार जब ये हो जाएगी तो इसको किसी भी प्रीटेक्स्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बहरहाल मैं मतलब आखिर में जुडिशल कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा बनने का फैसला किया है। बिल्कुल सही डिसीजन है, इनको करना चाहिए था। बल्कि ये जो सीरीज ऑफ फॉलीज हुई हैं, इनको पार्लिमानी कमेटी की इजलास में भी जाना चाहिए था। क्या नुकसान होता? वो आफ्टर ऑल इस नेशनल असेंबली को भी सही नहीं मानते, इसके बावजूद वहां बैठे हुए हैं ना, और पार्लिमानी कमेटियों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आप नहीं मानते, लेकिन उसी सिस्टम के रहते हुए आप उसके खिलाफ बात करते हैं। एब्सोल्युटली। इससे पहले उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, सूबाई असम्बलियों को तोड़ा, मेरे ख्याल में उससे कुछ हासिल नहीं हुआ इन्हें। इनको बिल्कुल जमहूरी निज़ाम में, ये कोई इनकलाबी निज़ाम तो है नहीं, इनकलाब यहाँ नहीं आ रहा। तो जमहूरी निज़ाम में आपको उसके अंदर शामिल होके बिल्कुल करनी पड़ती है। एहतजाज बेशक करते रहे, बिल्कुल। और अहमद साहब, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का भी डिसाइड करती है तो इसी किस्म के सवाल उनको कोर्ट से भी फेस करने को मिल सकते हैं? आपको याद होगा नैब तरमीम के केस में भी उनको यही सवाल पूछा गया था कि आप किधर थे। बिल्कुल, वो सवाल यही होता था कि जहां आप कर सकते हैं वहां तो करते नहीं, और आप अदालतों को ऊपर लेके आ जाते हैं और अदालतों को ओवरलोड करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।